रुको रुको, अगर तुम एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो जीके ही याद नहीं होती, पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो पढ़े नहीं, तो आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन जो लास्ट 3 साल के ट्रेंड से निकल के आए हैं। सच बताओ, तुमने भी नोटिस किया होगा एसएससी जीडी में प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, हिस्ट्री और नेशनल सिंबल्स, ये सब घूम फिर कर रिपीट होते हैं, और जो बंदा स्मार्ट तरीके से पढ़ता है वही सिलेक्शन लेता है। चलो समय न गवाते हुए अपने पहला सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ध्यान से देखो। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या बी आर अम्बेडकर। 5 सेकंड सोचो। यहाँ तुमको कोई जज नहीं करेगा, यहाँ कोई टॉपर नहीं बैठा, ना ही कोई जीनियस, यहाँ बस मेहनती लोग बैठे हैं। और एसएससी जीडी में मेहनत ही सिलेक्शन दिलाती है। पेन पेपर लेके जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, खुद से एनालिसिस करना है, आपने कितने सही किए कितने गलत किए, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस जो है वही सिलेक्शन तक लेके जाती है। तो आप 5 सेकंड खुद से सोचिए दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सही सोचा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1857 या 1748? ऑप्शन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और खुद से सोचना है। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, खुद से सोचिए और तब आंसर कीजिए। लास्ट में अगर गलत भी होता है तो गलती से आपको सीखना है, गलती से आप सीखेंगे। एग्ज़ाम में आपको बहुत इस लेक्चर से, इस सेशन से आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ सीख के ही जाइएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना कोई प्रोफेशनल हूँ, मैं आप में से ही एक आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ। अगला वीडियो आपको जिस टॉपिक पे भी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन 3 का आंसर होगा 1757। अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कौन है? मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन है, अभी बेसिक से हम चलेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई टॉपर बच्चा ही नहीं बैठा होगा, एवरेज बच्चे भी होंगे, किन्हीं को एवरेज से भी बिलो होंगे, जो फर्स्ट बार ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो सबको लेके चलना है, तो अब घबराए नहीं, इत्मीनान से बैठे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा डिटेल अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अभी तक सोच लिए होंगे, तो वह है आपके बी आर अम्बेडकर। पांचवा क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी इन सनलाइट? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? ये तो बचपन का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन आता है जीडी में, बताइए। बचपन में आप 5 या 6 क्लास का ये क्वेश्चन है, आप सबको ही पढ़ा होगा कि सनलाइट से हमको कौन सी विटामिन मिलती है। तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन डी, विटामिन डी। सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन देखो, दिसपुर, कोहिमा, ईटानगर या ऑप्शन डी, इम्फाल। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन एसएससी जीडी
में आते हैं और एसएससी जीडी में एसएससी के द्वारा पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ईटानगर। अपने 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और 7वां क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज सौरव। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन को? 5 सेकंड सोच लिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कोसी। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का सौरव किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का सौरव आप कहा जाता है दामोदर नदी को। आप सब इसको भी याद करते चलिएगा। बिहार का सौरव कहा जाता है कोसी नदी को और बंगाल का सौरव कहा जाता है दामोदर नदी को। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आप सब समझ रहे होंगे और आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अपने 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या सुभाष चंद्र बोस? जल्दी बताइए। एकदम बेसिक लेवल का ये सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आप अगर इसमें भी गलती कर रहे हो तो भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, हम गलती से ही सीखते हैं, इस वीडियो में सीख के जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच विच पार्ट ऑफ द प्लानेट विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण पौधे का कौन सा भाग करता है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: रूट, स्टीम, लीफ या फ्लावर। तो आपको बताना है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पौधे का कौन सा भाग करता है? आप 5 सेकंड सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5। उम्मीद करते हैं कि आप सोच लिए होंगे और सही आंसर आपको इसका पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका लीव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन देखिए आप: 10, 11, 12 या 8। जल्दी बताइएगा। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? लाल ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए वेनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर या ऑप्शन डी सैटर्न। आप सबको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्स। मार्स को ही हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मार्स है उसके सतह पर कौन सा केमिकल पाया जाता है, कौन सा रसायन पाया जाता है? तो आप जवाब दीजिएगा आयरन ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जल्दी बताइए। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये बहुत ही फेमस मंदिर है, आप सबको भी पता ही होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से स्टेट में है। तो आपका ये ऑप्शन बी उड़ीसा सही आंसर है। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? अब कुछ बच्चे जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एसआई क्या है। तो कुछ नहीं दोस्तों, एक यूनिट होता है। तो पूछ रहा है कि जो यूनिट फोर्स का जो यूनिट है, जो मूल इकाई होता है वो क्या है? जूल है, न्यूटन है, पास्कल है या वाट है? तो फोर्स का पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी न्यूटन सही आंसर है। कमेंट में लिखिए क्या तुमने कमेंट में लिखो क्या तुमने सही आंसर दिया है।
सच बोलना, कोई जज नहीं करेगा। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या सुचिता कृपलानी? सोचो, बस दिमाग में लॉक कर लो। 5 सेकंड सोचना है, खुद से एनालिसिस करना है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ये नहीं कि आप ठीक है लेक्चर के देखते ही आपको याद कर लेना है। वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया? अब कमेंट में कोई ये नहीं बोलेगा कि ताजमहल तो मजदूर बनाए थे। नहीं नहीं, राजा का नाम बताना है कि ताजमहल जो है किन्होंने बनवाया है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब? ये तो मतलब बच्चों को पता होगा कि ताजमहल ताजमहल जो है कौन से रूलर ने बनवाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक वार्निंग ध्यान से सुन लीजिए। बहुत लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके इससे हर शिफ्ट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एसएससी जीडी में डायरेक्ट आते हैं, या कोई भी एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है, और वही सिलेक्शन का डिफरेंस बना देते हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है, पर याद रखना फॉर्म भरने से पहले भी आप फाइटर थे, और फॉर्म भरने के बाद या एग्जाम देने के बाद भी आप फाइटर ही रहोगे। बस आपको रुकना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। आपको कहीं से भी पढ़िए, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़िए। मैं भी आपके जैसा ही स्टूडेंट ही हूँ, आप में से ही एक हूँ। जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो भी टीचर आपको अच्छा लग रहा है आप वहीं से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, आपको रुकना ही नहीं है। कंसिस्टेंसी ही की होता है। आप कंसिस्टेंट रहे बिना, आप डिसिप्लिन में रहे बिना कोई भी एग्जाम आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ये सब ध्यान में रखिएगा। तो 16वां क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड्स इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त को कौन सा शुद्ध करता है? लीवर, किडनी, हार्ट, लंग? इनमें से ऑप्शन में से कौन जो है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? तो ऑप्शन डी, हार्ट। ऑप्शन सी होगा इसका, हार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? रोज, सनफ्लावर, लोटस या लिली? तो आपको सबको पता होगा कि भारत का नेशनल फ्लावर लोटस है। वही, हाँ, बीजेपी का अब देखे होंगे जो सिंबल में जो सिंबल होता है उसमें लोटस का ही सिंबल है। तो हाँ, जो नेशनल पार्टी है बीजेपी अपनी, उसमें लोटस का ही साइन है। तो वही हमारा नेशनल फ्लावर है। अब इससे आप रिलेट मत कीजिएगा, बस यूं ही मैं बोल रहा हूँ आपको। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया जो है लोटस है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? अगला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? आयरन, मरकरी, एल्युमिनियम या कॉपर? सोच लिए? सही सोचे हैं। मरकरी जो है आपका कमरे के तापमान पे भी द्रव धातु है, मतलब लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। और ये इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, नहीं तो जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन 90 हम देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? हाँ, सबसे फेमस डायनेस्टी और अखंड भारत बनाने वाला पहला जो डायनेस्टी था वो मौर्य डायनेस्टी था, बिहार से निकला हुआ। तो आपको उनका फाउंडर बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो अशोक सम्राट, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? यहाँ पे बहुत जो स्टूडेंट है गलती करेंगे उनको, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी में सबसे फेमस रूलर हैं आपके अशोक, सम्राट अशोक। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है गलती करेंगे और अशोक को ही ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गलती से बचना है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ए से देखिए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आप इसका आंसर कमेंट देख दीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये जो स्टेट है, इस स्टेट से अपने मोदी जी आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी स्टेट से आते हैं। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो मैं आप ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। आरबीआई स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन देखिएगा आप ध्यान से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया या रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई देश का एक बैंक होता है, उसी को हम आरबीआई बोलते हैं। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? आप 5 सेकंड लीजिए और सोचिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, और फिर आप आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है आपका 90, ऑप्शन बी है आपका 9, ऑप्शन सी है आपका 90 या ऑप्शन डी 45। सोचिए, ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, आपको तो मुंह पे रटा याद होना चाहिए। कोई पूछे, कहीं से पूछे, बस बात खत्म, क्यूट इंडिया मूवमेंट, तो बस आंसर। तो इसका ऑप्शन होगा 2, ऑप्शन बी 92। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन 23 का आंसर, सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप 5 सेकंड लीजिए और खुद से सोच के बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी दोस्तों हैं वो सही आंसर उनको पता होगा और वो सही आंसर बताए होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू को आपको पता ही है, पंडित नेहरू भी बोलते हैं इनको या चाचा नेहरू भी बोलते हैं। और हमारे बहुत ही, आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो कौन सा स्लोगन दिए थे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था? तो उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। क्योंकि उस टाइम जवान जो है सरहद पे लड़ रहे थे और किसान जो है खेत में उनके लिए चावल गेहूं उगा रहे थे। और उस समय भारत जो है फूड इफिशिएंट कंट्री नहीं था, फूड डिफिशिएंट कंट्री था और अनाज का बहुत ज़रूरी था। तो उसी समय जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत देश के, उन्होंने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन, और ये बच्चों अगला क्वेश्चन, और ये दोस्तों इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप जो है 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए होंगे, क्योंकि ये पहला सेशन था और ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, फिर मैं मॉडरेट की ओर जाऊंगा, फिर हार्ड क्वेश्चन की ओर जाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा। तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी जीडी में पूछा जाता है। नहीं, आप गलत हैं, ऐसा भी क्वेश्चन जीडी में पूछा जा चुका है और हो सकता है पूछा भी जाए, क्योंकि 3 साल 4 साल के जो ट्रेंड है उससे मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। तो आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा और आगे भी मेरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन 25वां जो है वो है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो आप ऑप्शन देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए है चाइना,
ऑप्शन बी है कोरिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो सही आंसर क्या होगा इनमें से? दोस्तों बताइए जल्दी, आप 5 सेकंड टाइम लीजिए और बताइए। तो वो होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान जो है, जहाँ से बुलेट ट्रेन आ रहा है, वही जो है उसी को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य की भूमि। और चलिए हम और कंट्री और उसके नाम जो है वो जान लेते हैं। आपने जापान का तो देख लिया, जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब हमारा जो देश है इंडिया, भारत, उसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी और इनक्रेडिबल इंडिया। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, उसको बोला जाता है द रेड ड्रैगन और मिडिल किंगडम। नेपाल, नेपाल को कहा जाता है, जहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, तो ऑब्वियसली उसको कहा जाएगा लैंड ऑफ हिमालयास। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। श्रीलंका को कहा जाता है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स। इंडोनेशिया को कहा जाता है इमलैंड ऑफ द इक्वेटर। फिलीपींस को कहा जाता है पर्ल ऑफ द ओरिएंट सीज। इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल। वहीं सोचिए, इजिप्ट में ही नील नदी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। साउथ अफ्रीका को कहा जाता है रेनबो नेशन। केन्या को कहा जाता है लैंड ऑफ सफारी। मोरक्को को कहा जाता है गेटवे टू अफ्रीका। फ्रांस को कहा जाता है लैंड ऑफ लव, जहाँ पे कि इफिल टावर भी है। इटली को कहा जाता है लैंड ऑफ द रोमन्स, बोट शेप्ड कंट्री। जर्मनी को कहा जाता है लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर। स्कॉटलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ द कैसल्स। आयरलैंड को कहा जाता है इमलन एस्ले। आइसलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस। नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यूएसए को कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कनाडा को कहा जाता है लैंड ऑफ मैपल लीफ। ब्राजील को कहा जाता है लैंड ऑफ फुटबॉल। अर्जेंटीना को कहा जाता है लैंड ऑफ सिल्वर। और पेरू को कहा जाता है लैंड ऑफ इनकेस। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड डाउन अंडर या लैंड ऑफ कंगारू। न्यूजीलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। अब हम देख लेते हैं इंडियन स्टेट और उनके पॉपुलर निक नेम। बिहार को कहा जाता है लैंड ऑफ बुद्धा। पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब से 5 नदी पंजाब से होके गुजरती है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आपको तो पता है राजस्थान, उनके राजस्थान के नाम में ही राजा है, तो आप यहीं से देख सकते हैं लैंड ऑफ किंग्स। केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, क्योंकि वहाँ पे बहुत हरियाली, बहुत नेचर जो है बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए केरला को कहा गया गॉड्स ओन कंट्री। आसाम को कहा गया है लैंड ऑफ द रेड रिवर ब्लू हिल्स। वेस्ट बंगाल को कहा गया है कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर आज का सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना कोई प्रोफेशनल हूँ, मैं आप में से एक ही हूँ, आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, जो भी आप समझ सकते हैं, मेरे को मान सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ गलती हुई तो मेरे को माफ़ करिएगा, क्योंकि ये ऐसा वीडियो मैं पहली बार लेके आया हूँ। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर करिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।